किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, आज हम बातचीत करेंगे कृषि विकास में बैंकों की भूमिका के बारे में। आप जानते हैं कि एक समय था जब हमें कभी भी पैसों की ज़रूरत होती थी अपने कृषि कार्यों के लिए या सामान्य ज़रूरतों के लिए, तो हमको भागना पड़ता था साहूकारों के पास और ऐसे लोगों के पास जो बहुत ऊंची दर पर हमें कर्ज देते थे और कर्ज के ऐसे कुचक्र में हम फंस जाते थे कि पीढ़ियां निकल जाती थी, कर्ज ख़त्म नहीं होता था। लेकिन आज समय बदल चुका है और अब गांव-गांव तक बैंकों की पहुंच हो चुकी है या हमारी पहुंच बैंकों तक हो चुकी है। आज हम जानेंगे कि बैंक कृषि कार्यों में हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं और कैसे किसानों के आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं। हमारे साथ आज एक बैंकर मुकेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ में हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश में कैसे कृषि विकास में सहयोग हमें मिल पा रहा है बैंकों का। मुकेश जी, इलाहाबाद बैंक में इंडियन बैंक में आप वरिष्ठ प्रबंधक हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है मुकेश जी। धन्यवाद धन्यवाद। जानना चाहेंगे कि किन किन क्षेत्रों में बैंक कार्य कर रहे हैं और कैसे देश के विकास में बैंकों की अपनी भूमिका है। देखिए, इसके पहले कि मैं ये बताऊं कि बैंक क्या क्या किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं किसानों के लिए, मैं ये बताना चाहूँगा कि जब बैंकों की भारत में शुरुआत हुई थी तो ये सारे बैंक निजी क्षेत्र के बैंक थे, प्राइवेट बैंक थे जी। और इनकी शाखाएं अधिकतर शहरी क्षेत्रों में थी और वे केवल अपने परिचित लोगों को या बड़े बड़े व्यापारियों को, उन लोगों को ही ऋण दिया करते थे। अब हर गांव तक बैंकों की पहुंच है और बैंक आम आदमी की हर ज़रूरत को पूरी करने के लिए, चाहे वो किसान हो, शहरी क्षेत्र के लोग हों, सभी को ऋण दे रहे हैं। आपने कहा कि निजी क्षेत्र के बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंकों के कितने प्रकार हम देखते हैं? नहीं, वर्तमान में बैंक अनेक प्रकार के हैं। सभी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन आते हैं और उनके नियमों के अनुसार ही कार्य करते हैं। जैसे कुछ सहकारी बैंक होते हैं, उसके बाद कुछ ग्रामीण बैंक होते हैं, इसके अलावा राष्ट्रीयकृत बैंक, जैसा कि मैंने बताया, पब्लिक सेक्टर बैंक इनको बोलते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं और कुछ बाकी निजी बैंक होते हैं। तो हम देखते हैं कि आज जब भी हमें ज़रूरत होती है, वो विशेष रूप से जब खेती का समय होता है, रबी फसलों का समय होता है, खरीफ फसलों का समय होता है, तो हमारे किसान भाई जो हैं वो आजकल बड़े सामान्य से केसीसी की ज़रूरत, किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। क्या है ये केसीसी और जिन किसानों को मालूम नहीं है वो कैसे केसीसी बनवा सकते हैं, कृपया हमें विस्तार से बताएं। जी, भारत सरकार की ये सबसे महत्वपूर्ण योजना है जो बैंकों द्वारा संचालित की जाती है, किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको केसीसी शॉर्ट में बोलते हैं, संक्षेप में। सभी किसान लगभग इससे आजकल परिचित हैं और ऐसा देखा गया है कि लगभग सभी किसानों के पास केसीसी कार्ड है या नहीं है। तो मैं उनको बता देता हूँ कि केसीसी कार्ड क्या होता है, कैसे बनता है। तो यदि आपके पास भूमि है और उसमें आप खेती करते हैं और उसमें आप चाहे साल में एक फसल लेते हो या 2 फसल लेते हो, उसके अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड आपका बनाया जाता है। आप अपने पास की किसी भी बैंक शाखा में जो आपके सबसे निकटतम हो, वहाँ जाएं और वहाँ पे शाखा प्रबंधक या कृषि विस्तार अधिकारी होता है बैंक के अंदर, उनसे आप मिल सकते हैं। उन्हें अपने ज़मीन का नक्शा, खसरा खतौनी और जो ऋण पुस्तिका होती है वो सब उनको दें। उसके हिसाब से फिर वो आपको बताएंगे कि आपको कितना ऋण केसीसी के अंतर्गत कितने रुपए का क्रेडिट कार्ड आपका बन सकता है। तो ये हुई किसान क्रेडिट कार्ड की बात। और विशेष रूप से फसलों के जब प्रारंभ काल होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसान को खाद की, बीज की, दवाओं की ज़रूरत होती है, तब आप उसकी मदद करते हैं। लेकिन कृषि यंत्र जो हैं, हम जानते हैं कि तकनीकी रूप से जो खेती की जा रही है वो बगैर यंत्रों के संभव नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, यंत्र हमारा काम आसान करते हैं, यंत्र हमें सस्ते में हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। क्या कृषि यंत्रों के क्रय करने के लिए भी बैंक मददगार हैं? ऐसा है कि पूर्व समय में हम लोग जानते थे कि पशुओं के द्वारा ही अधिकतर कृषि कार्य होता था, लेकिन अब क्योंकि मौसम में जो अचानक बदलाव होने लगा और हमें सारा कार्य जल्दी समाप्त करना होता है, तो उसके लिए हम आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करते हैं। अब ये भी सब जानते हैं कि कृषि यंत्र इतने सस्ते नहीं हैं,
काफ़ी महंगे होते हैं, और एक यदि छोटा या मध्यम श्रेणी का किसान है तो उसके लिए वो कृषि यंत्र को खरीद पाना भी इतना आसान नहीं होता। तो इसमें बैंकों की बहुत अधिक भूमिका है। ट्रैक्टर जो किसान के लिए सबसे ज़रूरी उपकरण है, उसको खरीदने के लिए बैंक आसानी से ऋण उपलब्ध करा देते हैं। ट्रैक्टर के अलावा थ्रेसर, कल्टीवेटर और जो भी कृषि उपकरण होते हैं, उन सभी के लिए बैंकों से सरलतापूर्वक आप ऋण प्राप्त कर सकते हैं। तो अब तो कस्टम हायरिंग सेंटर्स खुल गए हैं, जहाँ पे गांव का ही कोई प्रगतिशील युवक जो है वो कस्टम हायरिंग सेंटर खोलकर सारे कृषि यंत्र रख सकता है, किराए से कृषि यंत्र देता बिल्कुल, है। बिल्कुल। क्या बैंक वहाँ पर भी आगे आता है? जी, भारत सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है और बैंक इस पर तेज़ी से कार्य कर रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र का कोई भी कृषि स्नातक या वैसे भी पढ़ा लिखा कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में कस्टम हायरिंग सेंटर खोल सकता है, जिसके लिए बैंक ऋण देते हैं, और भारत सरकार की तरफ से इसमें काफ़ी अधिक अनुदान भी मिलता है, ऋण अनुदान मिलता है, बहुत अधिक 40% या उससे भी अधिक मिल जाता है, अनुदान मिलता है। तो इसमें वो एक स्थान पर ट्रैक्टर, थ्रेसर है ना, और जो अदर मशीनें हैं, दूसरी मशीनें हैं, वो खरीद कर रखते हैं और किसानों को किराए पर दी जाती है। क्योंकि छोटे किसानों, अच्छा कई बार क्या होता है कि छोटे किसान ऋण भी नहीं ले पाते, क्योंकि ऋण का जो भुगतान है वो नहीं कर पाएंगे, इतनी उनकी आय नहीं होती है कि ऋण का भुगतान वो कर सकें। तो वो इस कस्टम हायरिंग सेंटर से इन कृषि यंत्रों को किराए पर लेकर आवश्यकता अनुसार अपनी खेती में उपयोग करते हैं। लेकिन मुकेश जी, सवाल ये उठता है, हमारे किसान क्यों दौड़ते हैं उन लोगों के पास, निजी लोगों के पास, जो बहुत ऊंची दर पर उनसे आज भी ब्याज वसूलते हैं? क्या बैंकों से ऋण लेने की प्रक्रिया कुछ जटिल है, कुछ पेचीदा है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। बैंकों से ऋण लेने की प्रक्रिया जटिल नहीं है। हाँ, इसमें समय कभी कभी अधिक जरूर लग जाता है। दूसरा, कुछ जगह ऐसा हुआ है कि किसानों ने की जो भूमि है वो उन्होंने किसी से कहीं पहले ऋण लिया होगा, तो वो बंधक रही होगी कहीं, और वो उन्होंने ऋण नहीं चुकाया, तो वो बंधक से मुक्त नहीं हो पाई ज़मीन। इस कारण उन्हें दूसरे बैंकों से फिर से ऋण लेने में परेशानी होती है। तो मैं तो कृषकों से कहूँगा कि अगर आप ऋण लेते हैं तो उसका समय पे भुगतान करें, और ज़मीन आपकी अगर जो बंधक है वो मुक्त हो जाएगी और आपको अधिक और उससे अधिक ऋण मिलेगा उसके बाद। एक आदर्श ऋणी किसान आपको कैसा लगता है कि क्या होना चाहिए उसमें गुण की आप बड़े आसानी से उसको ऋण दे दें? देखिए, आदर्श ऋणी किसान का यह है कि जो देखो, सभी किसान सबसे पहले जो ऋण लेते हैं वो केसीसी बनवाते हैं अपना जी सबसे पहले। तो केसीसी का सीधा साधा नियम यह है, यदि आप साल में 2 फसलें लेते हैं तो केसीसी की जो राशि है वो आपको साल में 2 बार बैंक में जमा करनी है। जी, जैसे आपने 3 लाख रुपए लिए जून के महीने में, आपने खरीफ की फसल उगाई, जैसे ही आपकी फसल आ गई अक्टूबर नवंबर में फसल बिक्री करके आप उस पैसे को बैंक में जमा करिए ब्याज सहित, और उसके अगले दिन वापस 3 लाख रुपए फिर निकाल लीजिए, उसे अप्रैल माह में फिर जमा करिए, रबी खत्म होने का फिर निकाल लीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको केवल 4% का वार्षिक ब्याज लगता है। समझिए, 3 लाख का 4% केवल 12,000 रुपये साल। ये ब्याज की मात्रा आप समझ सकते हैं कितना कम है, मतलब नगण्य है ये ब्याज। तो अगर हमें बैंकों से अपेक्षा करना है कि बैंक हमें समय से ऋण दें, पूरा अपनी लिमिट का ऋण मिले, तो हमको भी बैंकों के प्रति अपना धर्म निभाना चाहिए। निश्चित रूप से। तो किसान भाइयों, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। और साथ में मुकेश जी, अगर हम समग्र कृषि की बात करें जी, तो उसमें तो पशुपालन भी आता जी, है, जी, उसमें तो बकरी पालन भी आता है। जी, अगर मधुमक्खी की बात करें जी, शहद के लिए, तो जी, वो भी धंधे होते हैं। जी, तो ऐसे जो कृषि के 7 व्यवसाय हैं, जी, सह व्यवसाय हम इन्हें जिन्हें कहते हैं, और जो आजकल जिनका बहुत तेजी से चलन बढ़ रहा है, क्योंकि वो एक सुनिश्चित आय देने वाले हैं। जी हाँ। तो ऐसे जो सह व्यवसाय हैं, क्या उनका समर्थन और उनका सहयोग जी, बैंक करते हैं? जी, कृषि का कोई भी, कृषि या उससे सहयोगी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसके लिए बैंक ऋण ना देते हों, है ना। क्या होता है, कृषि से जो उत्पादन, जो आय होती है वो एक सीमित आय होती है किसानों के पास। अब किसानों के पास उसके अलावा भी अतिरिक्त समय भी होता है और थोड़ा स्थान भी होता है गांव में लोगों का। तो उस स्थान का उपयोग करके वो मत्स्य पालन कर सकते हैं, वो मुर्गी पालन कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट कर सकते हैं। ये सभी योजनाओं के लिए सरकार की अलग अलग एजेंसियां हैं जो इनको अनुदान भी देती हैं। जैसे पशुपालन यदि आपको करना है, दुग्ध उत्पादन के लिए करना है, तो अपना पशुपालन विभाग है, वहाँ से आप इसकी परियोजना बनवा के लाइए, बैंकों को दीजिए, और बैंक नाबार्ड जो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक है उसके द्वारा आपको अनुदान भी दिलवाते हैं। तो इस सभी में अनुदान मिलता है। उसके अलावा वेयर हाउस की जहाँ तक बात होती है,
मुकेश जी, हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर से लौटते हैं और वेयर हाउस और तमाम योजनाओं के बारे में हम एक छोटे से अल्प विराम के बाद बातचीत करेंगे। बिल्कुल। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन कार्यक्रम और इसमें हम बातचीत कर रहे हैं श्री मुकेश श्रीवास्तव जी से, जो कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक में वरिष्ठ प्रबंधक हैं, और इनसे हम बातचीत कर रहे हैं बैंकों की कृषि विकास के लिए भूमिका के बारे में। हमने जानकारी ली कि आप कृषि के किसी भी क्षेत्र में हैं, आपको बैंकों से नगद ऋण की सहायता मिलती है, लेकिन हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उसे समय से अदायगी उसकी करें और आगे ऋण लेते रहें। एक संबंध हमें विकसित करना है बैंक के साथ। जी हाँ, जी हाँ। बैंक से आप संबंध विकसित करेंगे तो आपको और अधिक फ़ायदा होगा, आगे जाके अधिक मात्रा में आपको ऋण दे पाएंगे। आपने कहा कि चूँकि बहुत ज़्यादा कृषि का उत्पादन हो रहा है, आमूलचूल परिवर्तन हो गया जी। कहाँ पे हम 1 एकड़ में जो फसलें 5 क्विंटल मुश्किल से ले पाते थे, आज 15 और 20 क्विंटल तक पहुँच गए हैं। तो ऐसे में अब गेहूं जैसी फसलें हैं तो 50 क्विंटल 60 क्विंटल तक हमारे किसान भाई जा रहे हैं नई वेराइटीज़ के जरिए। हाँ। लेकिन हो ये रहा है कि जब ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, उसकी खरीदी में दिक्कत होती है, उसके भंडारण में दिक्कत होती है, तो क्या करें कि किसान भाई अपना खुद का भंडार गृह बना लें, और उसमें अगर आपकी मदद मिल जाए तो फिर सोने में सुहागा। जी, भंडार गृह, क्योंकि जब फसल अचानक आती है बाज़ार में तो उसके भाव कम हो जाते हैं, तो किसानों को कई बार अपने उत्पादन का पूरा मूल्य भी नहीं मिल पाता जी। है ना। यदि किसान उस फसल को थोड़ा रुक कर बेचे, 2 महीने 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो उसको उसका अच्छा भाव, वो अच्छा रोकने के लिए फसल को कहाँ रखे, उसके लिए भंडार गृह होते हैं, शीतगृह होते हैं। तो बैंकों के पास नाबार्ड के द्वारा अनुदान प्राप्त कई योजनाएं हैं जिनसे वो अपने भंडार गृह, शीतगृह का निर्माण करा सकते हैं, ऋण ले सकते हैं, और उसमें न केवल स्वयं की फसल बल्कि अन्य किसानों की फसल रखकर उन भंडार गृहों से आय भी कमा सकते हैं। और क्या ही अच्छा हो कि भंडार गृह जैसे बड़े जो प्रोजेक्ट लेना है आपको, तो एक किसान के बजाय सामूहिक किसान ले। बिल्कुल, किसान उत्पादक संघ जो हैं हमारे यहाँ, KPO जिन्हें कहा जाता है, अगर KPO के द्वारा भी यह कार्य किया जाएगा तो किसी एक किसान पर पूरा भार ऋण का नहीं आएगा, और सभी लोग मिलकर किसान उत्पादक संघ मिलकर भंडार गृह बनाएं और अपनी फसल भी रखें और दूसरे किसानों की फसलों को भी लाभ पहुंचाएं। तो आपने KPO या FPO जो बोला है मुकेश जी, क्या किसान, एक सामान्य गांव के किसान मिलकर आपस में संगठन बना लें, उसका पंजीयन करवा लें जी, तो वो पात्र हो जाएंगे? आपके पात्र, बिल्कुल वो पात्र नहीं। अगर अकेला किसान है तो वो भी पात्र है भंडार गृह के लिए, और यदि FPO है तो फिर तो पात्र है ही। और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो सीधे किसानों के से जुड़ती हैं और आप उसके लिए मददगार हैं? मैंने जैसे कहा कि कृषि का मैं जैसा आपने भी बताया कि खेती जो पहले होती थी 1 एकड़ में बहुत कम उत्पादन होता था, उसका एक कारण था कि किसानों के पास सिंचाई सुविधाओं का बहुत अभाव था। तो अब यदि किसानों को खेतों तक सिंचाई की सुविधा हो तो वही फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। तो सिंचाई की सुविधाओं के लिए भी बैंक ऋण देते हैं, पाइपलाइन डालना है, स्प्रिंकलर की सुविधाएं प्रदान करना है किसानों को,
और जो ड्रिप इरिगेशन का जो आजकल नई मॉडर्न तरीके आए हैं सिंचाई के, इनके लिए भी, क्योंकि थोड़े महंगे हैं सब चीज़ें, तो इनके लिए भी बैंक आपको पूरी तरह से मदद करते हैं। जी मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, अगर आपको कृषि के साथ कोई भी व्यवसाय करना है, कृषि का विकास करना है, उसके साथ साथ कुछ और जोड़ना है, तो आपको एक हाथ विभाग का थामना पड़ेगा और एक हाथ से बैंक की सहायता लेना होगी। मुकेश श्रीवास्तव जी, जो कि प्रत्यक्ष दृष्टा तो नहीं है, लेकिन इनकी दूरदृष्टि और अंतर्दृष्टि बहुत ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि ये जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी रही होंगी। तो आइए चलते चलते अब देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि दर्शन और खबरें खेती की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सोलर बिजली को प्रोत्साहन, किसानों के लिए धन की कमी नहीं, खेत पाठशाला का आयोजन, आलू बीज का अनुदान और गांव में दुग्ध परीक्षण। आइए करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को सोलर बिजली जनरेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। किसानों के लिए सरकार 2 सोलर प्लांट लगाने के लिए बैंक की ओर से वित्तीय सहायता मिलेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सोलर प्लांट लगने के बाद सरकार किसानों से बिजली सरप्लस 3.05 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदेगी। किसानों को धन की कमी नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के हित के लिए सरकारी खजाने में धन की कमी नहीं है। मध्य प्रदेश में किसान 6 करोड़ मीट्रिक टन अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत और सरकार की योजनाओं से कृषि विकास की दर बढ़कर 18% हो गई है। किसानों के प्रयास और सिंचाई क्षमता में हुई वृद्धि से मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड से नवाजा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 नवंबर से प्रदेश में भू अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। किसानों को खेती में होने वाली परेशानियां, कठिनाइयों को दूर करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा खेत पाठशाला का आयोजन किया जाता है। इसी सिलसिले में कृषि विज्ञान केंद्र डिंडौरी द्वारा कोसमडीह गांव में चने की फसल से जुड़ी जानकारी देने के लिए खेत पाठशाला आयोजित की गई। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस पाठशाला में खेती की हर जानकारी का ज्ञान किसान भाइयों को दिया जाता है। आधुनिक तकनीक से भी किसानों को रूबरू कराया जाता है। इस कार्यक्रम में चुने हुए जागरूक किसानों के साथ फसल की बुआई से लेकर कटाई तक लगातार संपर्क रखा जाता है। हर सप्ताह उनके साथ गांव में ही बैठक की जाती है और फसल से जुड़ी समस्या का तत्काल समाधान भी किया जाता है। कृषि वैज्ञानिक किसानों का भरपूर सहयोग और मार्गदर्शन करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार राज्य में आलू की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रमाणित बीज तथा अन्य सामग्री उपलब्ध करवा रही है। राज्य में सब्जी प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत 4 जिलों जिनमें शिवपुरी, उज्जैन, सागर और शाजापुर में 600 इकाइयों का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना अनुसूचित जाति के किसानों के लिए है और योजना के अंतर्गत किसानों को प्रमाणित आलू के बीज के साथ ही बैटरी कम हैंडपंप स्प्रेयर, प्लास्टिक वेट इत्यादि भी दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य सहकारी डेयरी परिसंघों, जिला सहकारी दुग्ध उत्पाद संघों तथा दूध से बने उत्पादों की खरीद प्रसंस्करण के लिए डेयरी अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए साल 2014 व 15 से राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चालू वित्तीय वर्ष में विभाग मुख्य रूप से 2 बातों पर अधिक जोर दे रहा है, जिसमें ग्राम आधारित दुग्ध खरीदी प्रणाली के अंतर्गत डेयरी का काम करने वाले लोगों को गांव में ही दूध बिक्री की सुविधा मिल सके। इसके अलावा विभाग ग्रामीण जनों को गांव में ही दूध गुणवत्ता का परीक्षण करने की भी सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, जिससे दुग्ध व्यवसाय में लगे लोगों का समय और धन बच सके और लोगों को डेयरी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट मिल सकें। इसी के साथ खबरें खेती में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।